नीतीश शाह ने शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके परिवार के खिलाफ कैसे बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने संजय राउत के परिवार की 9 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इनमें अलीबाग के 8 प्लॉट हैं, दादर का एक फ्लैट भी इसमें शामिल है। ईडी ने संजय राउत के करीबियों पर PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये एक्शन लिया है। ईडी ने राउत परिवार से जुड़े मुंबई के अलीबाग में 8 प्लॉट, जैसे कि हमने आपको बताया, दादर की एक बहुमंजिला इमारत में एक फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया है। और इन सभी प्रॉपर्टीज की कीमत की बात की जाए तो करीब 11 करोड़ रुपए ये बताई जा रही है। और ये प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर हैं। इस मामले में ईडी पहले ही संजय राउत के करीबी प्रवीण रावत को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ये कह रहे हैं, जैसे कि अभी आपने हमारी रिपोर्ट में सुना, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। ईडी ने ये कार्रवाई आपको हम बता दें पात्रा चौल घोटाले में की है। और बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात यहाँ पर की जा रही है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो कई तरह की पॉलिटिकल आरोप इसमें लगाए जा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को लेकर आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा संजय राउत पर राजनीतिक बदले की भावना से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पॉलिटिकल वेंडेटा, इस भावना से कार्रवाई की गई है। ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, ये लोकतांत्रिक नहीं है। साथ ही वो कह रहे हैं कि वर्षा राउत की संपत्ति को जब्त करना गलत है। तो हम आपको ये भी सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कैसे ईडी पहले ही संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत के अलावा बीजेपी और एनसीपी भी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। सुनिए। ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई, किसके साथ हमारा नाम जोड़ो, लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने। तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। हम डरने वाले से नहीं है। संजय राउत को काफी कुछ बेनिफिट मिला है, ये किकबैक, फिर उसमें से विमान की टिकट हो, होटल के बिल हो, प्रॉपर्टीज हो, विभिन्न प्रकार से इसकी जांच होनी चाहिए। और संजय राउत को ये लाभ प्रवीण राउत और उन लोगों ने क्यों दिया, संजय राउत का इस घोटाले में क्या रोल था। कल ही ईडी के संदर्भ में गृह मंत्री के साथ चर्चा करते हुए संजय राउत जी ने कुछ बातें रखी, उन्होंने कुछ चीजें सामने लाई और गृह मंत्री ने इस संदर्भ में एक SIT की जांच कमेटी का गठन किया। आज जब संजय राउत जी पार्लियामेंट की अधिवेशन में है तो इस प्रकार से उनके घर में उनकी प्रॉपर्टी जब्ती की कार्रवाई ये हो रही है और पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि किस प्रकार महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों से माध्यम से कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ शिवसेना का पक्ष रखने के लिए किशोर तिवारी है। किशोर तिवारी, अगर एक्शन लिया जा रहा है, अगर आरोप गंभीर हैं, तो फिर इस पर सियासत क्यों? हो जाने दीजिए जांच। नहीं, ऐसा है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, एक संजय राउत का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो एक मध्यम परिवार से आती है। अलीबाग में उनके पास कोई थोड़ी सी संपत्ति है जो 2009 में उन्होंने ली है, और उनका जो दादर का मकान है वो तो 2004 में उन्होंने लिया है, और 2018 के अंदर उनको लाभ मिला बोलकर वो प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अब देखो, ये सब चेहरा बदले की भावना से किया जा रहा है। अदिति जी, मैं क्यों कह रहा हूँ, एक पत्रकार पर आंच आ रही है और पत्रकार के बोलने की आवाज को कुचल दिया जा रहा है। भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। ईडी केवल जो प्रवक्ता लोग हैं उन पर ही कार्रवाई कर रही है और प्रवक्ता लोगों को जेल में रख रही है। ये भी गलत है ना, ऐसा कभी नहीं होता था। क्या मुझे बोलो, 1040 करोड़ के घोटाले में ये अभी कहते 11 करोड़ की है, वो प्रॉपर्टी ली थी जब 50-60 लाख की थी। कैसे चल रहा है? अगर देश में किसी को कोई राउत से राउत करने में इसलिए जेल में रखा जाए और इसके ईडी क्या प्रताड़ना की जाए और कैसे भी आरोप लगा दिए जाए, तो ईडी बोल रही है वही आप बोल रहे हैं।
मैं आपको बता रहा हूं कि केवल भाजपा के संजय राउत, अपने हमारे शिवसेना के संजय राउत नहीं, कई सांसदों को, कई विधायकों को, कई मंत्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको ईडी की नोटिस दी जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। और ईडी करके हर बात बदले की कार्रवाई, बदले की भावना से की गई है, तो फिर तो कभी इस तरह के आरोपों की जांच ही नहीं हो पाएगी सर, क्योंकि हर बात में यही आरोप लगेगा, हर जांच पर यही सवाल उठेगा कि बदले की भावना से की जा रही है कार्रवाई, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अदिति, जो पात्राचाल है ना, जिसमें करप्शन की बात हुई है, उसमें कई बीजेपी नेताओं के नाम है और जो सैकड़ों करोड़ रुपए ले गए, और पात्राचाल की इंक्वायरी भी संजय राउत ने डिमांड की है। और क्या चल रहा है, जो वाधवान ब्रदर्स हैं, जो इसके प्रमुख आरोपी है, और उनके नजदीकी तो किरीट सोमैया भी है। ये कैसा चलता है इस देश में? देखो, जो लोग बीजेपी में गए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं वो संजय राउत के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है उससे जुड़ा हुआ सवाल है, जो संपत्ति अटैच की गई है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, अगर हर जांच में बदले की भावना ढूंढी जाएगी तो फिर तो कोई जांच हो ही नहीं पाएगी इस देश में। नहीं, जांच अधूरी हो। जांच में केवल शिवसेना को दबाव में लाकर वो महाविकास आघाड़ी से रिश्ते तोड़ दो, ये बात है। और जो बात को हमारे संजय राउत ने उजागर किया था, तो आदिति जी, ये देश में प्रजातंत्र खतरे में आने का सिग्नल है। और सुप्रीम कोर्ट, सर, प्रजातंत्र खतरे में बदले की भावना से की गई ये कार्रवाई है। सर, आप एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, जांच क्यों नहीं होने देते? मैं आपसे तब से एक ही सवाल पूछ रही हूँ। अरे अदिति जी, मेरे बोलने से जांच नहीं रुकने वाली है। ये तो मुझे भी एक दिन नहीं छोड़ेंगे। इनको किसी भी हालत से इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं चाहिए। और ये नवाब मलिक ने कुछ सवाल उठाए, उनको जेल में रखा है। अनिल देशमुख ने पुलिसी कार्रवाई की, उनको जेल में रखा है। संजय राउत एक मध्यम वर्गीय और एक पत्रकार है, उनके पास कुछ नहीं मिला, तो उनका एक आधा एकड़ खेत है, उसको ही 10 करोड़ का बता दे रहे। अरे ये बहुत ही घटिया है। हमारे साथ है, जवाब दीजिए इन्हें। ये कह रहे हैं बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जवाब दीजिए सर। बदले की भावना? किसकी बदले की भावना? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आप लोग के ऊपर जो भी कार्रवाई होती है, जो पुरावे मिलते हैं, जिसके तहत आपके ऊपर जब्ती होती है, बदले की भावना, अगर कुछ मिलता नहीं तो आप लोग उसे झाड़ू मारकर बाहर हकल देते। दारूवाला जी, जो लोग तुम्हारे पार्टी में आ गए, आपको मैं 1 साल से देख रहा हूँ। किशोर तिवारी जी, 1 सेकंड मेरी बात खत्म होने दीजिए सर। आपको मैं 1 साल से देख रहा हूँ। अनिल देशमुख जी के टाइम में आपने यही बोला, बदले की भावना। आज सीबीआई ने कोर्ट रूम के अंदर ये स्पष्ट कहा, क्या ये जो यहाँ पे पुरावे मिले हैं, ये ओपन जनता के सामने हम डिस्कस भी नहीं कर सकते? फिर काय की बदले की भावना भैया? और नवाब मलिक को 28 अप्रैल तक के कस्टडी माननीय कोर्ट आप क्यों मिसगाइड करते हो सर? प्लीज, आप लोग ने जो 2 साल से यहाँ पे तो कोई तरक्की की बातचीत ही नहीं है आप लोग की। यहाँ पे पेट्रोल डीजल के ऊपर जो बाकी अन्य राज्यों ने रेट कम किया, उसके बारे में आप प्लीज जनता को बताइए। और उसके बाद में जो वैट के ऊपर आपने, सर आपके ऑडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको जवाब देना चाह रहे किशोर तिवारी, जवाब ले लीजिए। दारूवाला जी, आर्थिक समस्याओं पे तो तुम भी नहीं बात करते, तुम्हारी पार्टी की बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, बंबई कोरोना काल में बर्बाद हो गया, उस पर नहीं बोला। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आपके दिल से तो ये आपको भी लग रहा है कि एक को जेल में डालेंगे। तुम तो हमको डेट देते, किरीट सोमैया डेट देते, अब ये जेल में जाएगा, वो जेल में जाएगा, और जेल में जाने के बाद बोलते हैं जेल में क्यों गया? अरे तुम ईडी को टारगेट देते हो ना। संजय राउत को सीधा करेंगे, अगर वो सरकार नहीं गिराएंगे, तो ये बोला नहीं था तुम्हारे पार्टी के नेता ने, जाहिर सभा में बोला था, संजय राउत तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे, और एक भी शिवसेना का नेता दबाव में नहीं आएगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ये सीधे तौर पर कह रहे दबाव बनाने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अली दारूवाला,
उसके बाद इंद्रपाल सिंह, प्लीज। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ट्रेल होता है मैडम, अनलेस एंड अनटिल जब वो ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं होता, हम लोग जो है ये जो घटना को जिसका हम आदर करते हैं, आप किसी को अरेस्ट या प्रॉपर्टी टू अटैच करने की तो बहुत दूर की बात है मैडम। व्हेन इट इज इस्टेब्लिश उसके बाद में ऑर्डर्स जारी होती है मैम। अगर इसमें कुछ भी गलत हुआ है तो इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इसके ऊपर स्टे लाना चाहिए। वो लोग ने ये स्टे क्यों नहीं लाया, इनका स्टे क्यों रिजेक्ट हो गया? पॉइंट नंबर 1 छोड़ दो आप संजय राउत जी का छोड़ दो। आज तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये शिवसेना के नेता जो है, इन्होंने हमारी जो पवित्र हमारी जो शिवसेना भवन है उसको इनके सफाई के लिए यूज नहीं किया। पहले दिन उन्होंने जो इनकी पत्रकार परिषद ली थी, जो ताम झाम से जो इन्होंने भवन को यूज किया था, इतना पवित्र स्थान जहाँ पे हमारे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने ये राज्य को चलाया था, वहां से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप संजय राउत जी को हल्लू डिफेम करके उनकी पाय उतारा, जो कहते हैं मराठी के अंदर। किशोर तिवारी आपको, लेकिन उससे पहले इंद्रपाल सिंह, सवाल बेसिक है और यहाँ पर बीजेपी कह रही है एविडेंस है तभी तो एक्शन लिया है, जांच हो जाने दीजिए। जी, मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के नेता पहले भविष्यवाणी करते हैं और उनकी भविष्यवाणी सत्य होती है। तो ये पहले नेता हैं जो सुपर एस्ट्रोलॉजर हैं सबके सब, और जैसे ही वो बोलते हैं कि अभी नवाब मलिक साहब पे गाज गिरेगी तो नवाब मलिक साहब के ऊपर गाज गिरती है। जब वो बोलते हैं कि अभी संजय राउत कुछ ही दिनों में गिरफ्तार होने वाले हैं तो उनका प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होता है। ये तो भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है। आप इतने माननीय आदमी है, आप नेशनल टेलीविजन में झूठ बात नहीं करिए सर। 12 लोगों की ईडी की नोटिस। बड़ी खबर है, आप लोगों को यहाँ पर रोकूंगी। महाराष्ट्र गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है, लेकिन ये सरकार 5 साल पूरा करेगी। साथ ही ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया है। जरूर इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है। उन्होंने जो बताया है कि कोई इंक्वायरी नहीं की, कुछ उनको पूछा नहीं और ऐसे कार्रवाई की, तो इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा तो है ही। सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके, कहीं नहीं लगता आपको? तो हर जगह से ये कोशिश हो रही है सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, लेकिन सरकार बिल्कुल स्थिर है। सरकार को कुछ धोखा नहीं है, कोई 5 साल पूरे करेंगे। अली दारूवाला ये कह रहे हैं राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश है ये। अली दारूवाला। या मैम एक छोटा सा एक क्रोनोलॉजी में आपको समझाता हूँ मैम। ये जो स्टार्ट हुआ है ना, जो 2-2.5 साल से इनकी जो सरकार चली है महाराष्ट्र में, महाविकास बिगाड़ी की जो सरकार है मैम, पहला तो वो राठौड़ केस से स्टार्ट हुआ। पहला राजीनामा, सॉरी मैम, यू कैन कॉल मी अदिति। हाँ अदिति मैम। और दूसरा जो था ना राठौड़ केस के बाद में, उसके बाद में लाइन से जो ये कह रहे हैं भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं अदिति मैम। सब में पहले इनको ये जो 11-12 लोगों को ईडी नोटिसेस माननीय किरीट सोमैया जी ने इनकी याचिका ईडी कार्यालय के अंदर सबमिट की है। इसके बाद में ये लोग जो है सचिन वाजे, इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करते। सचिन वाजे, अनिल देशमुख, इनको सीबीआई कोर्ट ने दिल्ली लेकर गए हैं नारकोटिक्स के संदर्भ में 100 करोड़ के वसूली। ये जो आरोप आप पर लग रहा है सर, ये जो आरोप लग रहा है, बार बार एक ही बात कह रही है महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और ये पहला मौका नहीं है। ये आरोप आपकी पार्टी पर कई बार लगाए सर। मैम इसके अंदर भाजपा का कोई भी रोल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगाए सर। मैडम ये क्या कहेंगे, क्या ये कबूली करेंगे कि हाँ हमने गलती किया? इन्हें तो कुछ कहना है, इनको मीडिया के सामने आके अपनी बाजू रखना है। ये तो ऐसे ही कहेंगे भाजपा ने किया। मैडम पैसा इनको मिला, प्रॉपर्टी इनकी सील हो गई और भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना है? मैंने पहले भी आपके नेशनल मीडियम के द्वारा ये क्लियर किया, हमें ये सरकार अस्थिर करने में, इनकी सरकार गिराने में 0 इंटरेस्ट है। हम लोग इनको इतना एक्सपोज कर रहे हैं और ये लोग ये ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप फंसते जा रहे हैं, मतलब आप फंसा रहे हैं? ये लोग जो इन लोग ने जो कांड किया है वो एक जो एक्सपोज ऐसा हो रहा है। इनका जो
नेशनल न्यूज और नेशनल लोगों के सामने जो इनका जो इमेज मैलिग्नेंट हो रहा है मैम, इसके बाद 2024 में ये जनता के सामने जा भी नहीं सकेंगे। ये खुद का जो बोलते हैं ना, दे आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग देमसेल्फ। इसमें बीजेपी को कुछ नहीं करना है, बीजेपी को सिर्फ ठीक है। किशोर तिवारी चलिए कह रहे 2034 में आप जनता को फेस नहीं कर पाएंगे। नहीं देखो, जब तक हम इनके साथ थे हम पाक साथ थे, और जो कुछ भी हुआ वो उनकी सरकार रहते हुए जो प्रोजेक्ट था उसका हुआ। SRA का प्रोजेक्ट कौन हैंडल करता था? तो देवेंद्र फडणवीस उसके इंचार्ज थे। मुझे एक बताइए कि ये कर रहे बोल क्या रहे हैं? देखो, इसमें ईडी किसी को बीजेपी वालों को नोटिस नहीं देती और चुन चुन के ये नोटिस देती। अभी संजय राउत का विक्टिमाइजेशन हुआ, लेकिन अली दारूवाला जी ने बोला सेना भवन की बात की। मैं एक बात बता देता हूं कि संजय राउत के साथ पूरी शिवसेना है, पूरी शिवसेना उसके साथ खड़ी है और सेना भवन भी उसके साथ है। संजय राउत ये बाला साहेब ठाकरे के है, उनके साथ उन्होंने काम किया है, उनको तुम दबा नहीं सकते। अब हम शिवसैनिक रास्ते पे आएंगे। ये सब बदले की भावना से हो रहा है। ये मैं दारूवाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई ने अपना अस्तित्व टिका के रखना चाहिए, उन्हें थोड़ी लिबर्टी दो। आप समझते क्यों नहीं? ईडी के मानस संचालक बने किरीट सोमैया, और आप सोचते नहीं? आपके पास हम थे तो पांच साहब थे, आपके पास से हम निकल गए तो तुम्हारे ठीक है, जवाब ले लीजिए। अली दारूवाला ये कह रहे हैं जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो पाक साफ थी। बिल्कुल मैम, शिवसेना जब हमारे साथ थी 5 साल ये भी सत्ता में थे। जैसा ये कह रहे हैं क्या माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने SRA के अंदर अगर कोई, मैम 1 सेकंड मैं बोल रहा हूँ, जवाब ले लीजिए, उनका जवाब ले लीजिए प्लीज। इंद्रपाल सिंह। हाँ जी। सरकार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, सरकार के खिलाफ साजिश है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। हर बार जब कोई भी नेता महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा कटघरे में आता है तो बस यही दलीलें दी जाती हैं। नहीं, बिल्कुल ये 2.5 साल से एकदम मछली की तरह, जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो छटपटाती है, ऐसे बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जी छटपटा रहे हैं और रोज सपने देखते हैं मुंगेरी लाल के कि हमें कल सत्ता मिलने वाली है, और हर रोज बोलते हैं कि कल हम सत्ता में आ जाएंगे, अभी हम सरकार गिरा देंगे। ये इनके सत्ता की लालसा तो सभी को है, नहीं तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का इस तरह से साथ आना, वो भी तो सत्ता की लालसा ही है। बिल्कुल, सत्ता तो हर एक को चाहिए, सत्ता विकास करने के लिए होनी चाहिए, और विकास करने के लिए सत्ता, ये आघाड़ी सरकार विकास ही कर रही है। जितने देख लीजिए, जब से जितेंद्र आव्हाड जी ने गृह निर्माण का पदभार संभाला है, कितने अहम फैसले लिए हैं। पहले आपको सीसी खाली प्लिंथ तक मिलती थी, अभी आपको पूरी बिल्डिंग की सीसी मिलती है। 50% आपको पैसा भरना पड़ता है, 50% सरकार आपको छोड़ देती है। ऐसे कई अहम फैसले हैं, ये तो मैं एक फैसला गिना रहा हूँ। तो विकास के क्षेत्र में फैसले मत गिनाइए। ये जो नेताओं पर उंगली उठी है, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो अनिल देशमुख रहे हों, या फिर अब हम जो संजय राउत की बात कर रहे हैं, तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? हर बार वही पुरानी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्यों कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं? जांच होनी चाहिए तो देवेंद्र फडणवीस जी की भी होनी चाहिए। दरेकर के ऊपर शेड्यूल ऑफेंस रजिस्टर है, ईडी उनके ऊपर कोई नहीं शिकंजा कस रही। एक मामूली वड़ा पाव बेचने वाला गोकुल होटल के पास में प्रवीण दरेकर आज विपक्ष का नेता है और बैंकों का चेयरमैन है और करोड़ों की उसकी संपत्ति है। तो बीजेपी के नेता गंगा में धुले हुए हैं, बाकी के नेता गटर से आए हैं क्या? तो ये बहुत बड़ी चीज गलत है। और किरीट सोमैया, इनकी क्यों नहीं जांच होती है? इनके ऊपर भी शेड्यूल ऑफेंस रजिस्टर है। ईडी में ऐसा होता है कि आपके ऊपर अगर शेड्यूल ऑफेंस रजिस्टर है, बात से दिक्कत नहीं है कि आपके नेताओं की जांच हो रही है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने नेताओं की जांच होने से दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत ये है कि दूसरी पार्टी के नेताओं की जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच सत्ता गिराने के लिए है। आप अपनी भी जांच करवाइए, जांच करा रहे हैं, जांच सबके लिए, जांच वर्ड सब पे लागू होना चाहिए। इंद्रपाल सिंह जी, आप अपनी जांच कराइए, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं ताल ठोक के आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ और ताल ठोक के
मैं बीजेपी से भी सवाल पूछ रही हूँ, आपको शायद थोड़ा और ध्यान से सुनने की जरूरत है। जी अली दारूवाला, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल क्लियर है मैम जी। ये कह रहे हैं आपके नेता पाक साफ हैं और दूसरी पार्टियों में ही वो नेता हैं जिन्होंने पाप किए हैं। मैम ये जो माननीय एनसीपी की जो प्रवक्ता है मैम, इनके साथ में एक डिबेट के अंदर जो था मैम, नवाब मलिक के और ड्रग अब्यूज केस के अंदर, ये इनके साथ में सामने सामने एक बार डिबेट किया था। इन्होंने आपके माध्यम से स्पष्ट कहा था क्या ये इसमें से छूटने वाले हैं। मैंने इनको जब भी क्लियर कहा था, ये सलीम पटेल जो है, जो हसीना पारकर के साथ मिलके ये जो पतरा वाला चालान, ये जो लेडी है मैम जिसका इन्होंने हक दबाया था, उसको हक मिलना चाहिए। इन्होंने बोले अधिकृत पने से हमने इनका पावर ऑफ अटर्नी लिया। जब ये ईडी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर गए तो मैम फर्स्ट डे विद इन 6 आवर्स इनका अरेस्ट हुआ। माननीय यही नेता इनको डिफेंड कोर्ट में कर रहे थे। मैडम ये लोग बार बार जिसको डिफेंड कर रहे, मुझे ये लोगों के लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। अभी बार बार ये जो लोग आ रहे और इनको जो है ना हमेशा इंग्लिश में क्या वर्ड है, इनको जो शेम जो इनको सहना पड़ रहा है। इनके नेता लोग जो कांड कर रहे और प्रवक्ता लोग को जो भेज रहे, इनके पास सफाई में अब देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है मैम। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पहले ये एक पिंजरे के अंदर बंद परिंदा था, इसके ऊपर ये लोग नियंत्रण करते थे। माननीय मोदी जी ने ये परिंदा को अभी फ्री हैंड दे दिया है। इंडियन आर्मी मिलिट्री फ्री हैंड दिया है। जिधर जिधर अत्याचार होएगा, लोगों से अन्याय होएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, भले वो कौन सी भी पार्टी के हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी हो। हमारी विचारधारा उसके अंदर देयर इज नो एक्सक्यूज, इफ यू हैव डन क्राइम यू विल फेस इट। ये मैम आपके माध्यम से मैं ये नेशनल मीडिया पे क्लियर करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को सही बताया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने सबूत के आधार पर ये कार्रवाई की है। नवनीत राणा ने कहा गलत तरीके से जनता का पैसा लूटा गया, ऐसे में जनता का पैसा जनता तक पहुंचना जरूरी है। संजय राउत जी के घर में जो ईडी के तरफ से कार्रवाई हुई है, बहुत सारे पुरावे ईडी के पास 100% अवेलेबल है करके ये सब चीज़ें जब्ती हुई है। जब अलीबाग की चीज़ें बाहर निकाली थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा मेरा अलीबाग के साथ और अलीबाग के प्रॉपर्टी के साथ मेरा कोई पर्सनली कनेक्शन नहीं है। ये संजय राउत जी के शब्द हैं। और उसके बाद जो घर की है, जब तक ईडी को, डिपार्टमेंट को हमने पूरी 100% करेक्ट अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो उनको आपके ऊपर क्वेश्चन उठाने का और आपकी प्रॉपर्टी उनके कस्टडी में लेने का ये पूरा अधिकार वो डिपार्टमेंट को है। और मुझे लगता है जो भी हो रहा है वो एकदम करेक्ट दिशा में हो रहा है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें गलत रास्ते से इतनी प्रॉपर्टी बनाई है तो ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक तक वापस पहुँचना चाहिए। किशोर तिवारी, ईडी को सही जानकारी नहीं देंगे तो ये होगा, ये नवनीत राणा कह रही है। नवनीत जी ने जो कहा उसका तो हम एप्रोप्रिएट आवाज देंगे, लेकिन मैं अली दारूवाला से एक सवाल करना चाहता हूं। अली दारूवाला जी, ये ईडी ने किस बीजेपी नेता पे पिछले 3 साल में कार्रवाई की महाराष्ट्र में, बताइए। दूसरा सवाल, हमने फाइल ले जाके ईडी को कंप्लेंट दी है। हमने नारायण राणे के खिलाफ दी है, किरीट सोमैया के खिलाफ दी है, प्रवीण देरेकर के खिलाफ भी दी है। आपके कितने नेताओं के खिलाफ हमने रिटर्न कंप्लेंट करने के बाद अली दारूवाला जी किसी एक नेता को सिंगल नोटिस दी है क्या ईडी ने? ठीक है, जवाब लीजिए अली दारूवाला। तो ऐसे कांग्रेस जवाब लीजिए सर, जवाब लीजिए। आप नाम गिनवा रहे हैं, जवाब लीजिए। किशोर तिवारी जी, आपने आज इतने बड़े चैनल के ऊपर आपने ये कबूली करी है कि आपने 2-2.5 वर्षों में विकास का काम करने के बावजूद आप लोग ये बिजनेस कर रहे हो। आप लोग पुरावे जमा करके दे रहे हो जो सस्टेनेबल पुरावे नहीं है। अगर सस्टेनेबल पुरावे है, अगर उसका ट्रेल मनी लॉन्ड्रिंग का इस्टेब्लिश होता है तो एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
आप लोग जब सत्ता में थे, गोधरा राइट्स और गोधरा का जो मैसेकर के अंदर आपने माननीय मोदी जी के ऊपर केस चलाया। आपके साथ ये ईडी भी थी, सीबीआई भी थी, आपके पास ये सारे एजेंसीज थे। 8-8, 12-12 घंटे के बाद माननीय मोदी जी पूछे और भी कुछ पूछना है तो मुझे पूछो, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल में डालो। अगर कोई पुरावे देने के बाद भी अगर कुछ मिलता नहीं है तो इट इज द वेरी फैक्ट कि बीजेपी ये क्लीन पार्टी है। आप मेरे से ये बात प्लीज अली दारूवाला, उन्होंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर तिवारी, इंद्रपाल सिंह और अली दारूवाला फिलहाल हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।